ये कहानी है एक लड़के की जिसके माता पिता का देहांत हो जाता है जब वो सिर्फ 13 साल का था। तब से वो अपना और अपने भाई की देखभाल कर रहा है, मगर उसकी जिंदगी में उथल पुथल तब आती है जब उसके दादा आते हैं उसके पास और ये लोग निकलते हैं एक जर्नी पे, जो जर्नी खून खराबे से भरी हुई है। सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रस्ट के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है लूकस। लूकस की उम्र अभी महज 13 साल है। 13 साल में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया। तब से वो दिन रात काम करता है। इतना छोटा होने के बावजूद उसे घर की सारी जिम्मेदारियां उठानी है। वो मवेशियों को पालता है, घर की सफाई करता है, खाना बनाता है, क्योंकि वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसका छोटा भाई भी है और पूरी देखभाल उसे ही करनी है। जैसे जैसे समय बीतता है लूकस अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है, मगर हर वक्त वो इंतजार में है कि कोई चमत्कार हो जाए और इनके पास कोई ऐसा है जो इनकी देखभाल करे। क्योंकि लूकस अपनी 1000 कोशिश क्यों ना कर ले, वो इस सच्चाई को नहीं झुठला सकता कि वो अभी एक बच्चा है। वो कभी भी अपने छोटे भाई को यह बात महसूस नहीं होने देता कि वो अंदर से टूट रहा है। वो हर रोज कोशिश करता है कि वो बेहतर जिंदगी दे सके अपने भाई को। वो उसे पढ़ाता है, खिलाता है और हर चीज का ध्यान रखता है। कुछ समय के बाद उसे एहसास होता है कि अब सर्दियां आने वाली हैं और उनके पास ज्यादा राशन भी नहीं है। वो बहुत समय से एक सुअर को पाल रहा था। तब वो शहर में जाता है सुअर को बेचने के लिए, मगर जैसे ही दुकानदार देखता है कि ये महज एक छोटा बच्चा है, वो उसे बेवकूफ बनाना शुरू कर देता है। जितने पैसे मिलने चाहिए थे लूकस को, वो उससे आधे पैसे देता है, मगर लूकस जानता है कि उसके पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं है, तो वो मना नहीं कर सकता। जितने पैसे मिलते हैं उन्हें लेकर के वो चला जाता है राशन लेने के लिए। राशन की दुकान वाला आदमी बहुत ही दयालु है। लूकस को देखने के बाद वो उसे डिस्काउंट भी देता है और राशन में भी बहुत ही कम दाम लेता है उससे। उसके साथ साथ जब उसे पता लगता है कि लूकस का एक छोटा भाई है तो उसके लिए एक कैंडी भी देता है। अब बाहर आकर के लूकस सारे राशन को भर रहा है अपनी बग्गी में। तभी उसे आवाज आती है अपने छोटे भाई की कि वो रो रहा है। वो एक डंडा उठाता है और जाता है अंदर, तो देखता है कि 2 लड़के उसे पीट रहे हैं। वो उन दोनों को पीटना शुरू कर देता है। तब वो भाग जाते हैं और अपने भाई से पूछता है कि आखिर क्या हुआ था। तब उसे पता लगता है कि दुकानदार ने जो कैंडी दी थी वो लड़के उस कैंडी को छीन रहे थे, इसीलिए उसका भाई रो रहा था। लूकस अपने भाई को लेकर के चला आता है वापस। कुछ समय के बाद वो देखता है कि ये घुड़सवार बड़ी ही तेजी से आ रहा है उनके घर की तरफ। लूकस को अब किसी पर भी भरोसा नहीं है। वो जानता है कि इनका सगा कोई नहीं है, सब इनका फायदा उठाने आएंगे। तब वो भागता है घर के अंदर। उसके पिता की राइफल पड़ी है अंदर। वो थोड़ी देर तक सोचता है और अंत में उठा लेता है उसे और भागता हुआ आता है बाहर, तो देखता है कि 2 लोग घोड़े पर सवार होकर के आए हैं। इनमें से एक लड़का वो है जिसे कल लूकस ने मारा था डंडे से, और उसके साथ लड़के का पिता है। वो लूकस की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने मेरे बेटे का हाथ तोड़ दिया। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि तुम मुझे पैसे दोगे कंपनसेशन के लिए, और दूसरा रास्ता ये है कि मैं शेरिफ के पास जाऊं और वो तुम्हें जेल में डाल दे। मैं कल फिर आऊंगा, तब तक तुम सोच लो कि आखिर तुम्हें करना क्या है। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। लूकस मुड़ करके देखता है अपने भाई की तरफ। उसे डर नहीं लगता जेल जाने से, मगर उसे इस बात का डर लगता है कि अगर वो चला गया तो उसके छोटे भाई का क्या होगा। रात में उसका छोटा भाई पूछता है कि अगले दिन फिर से वो आदमी आने वाला है, हम उसे पैसे कहाँ से देंगे। लूकस कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। मगर बाहर आने के बाद वो बैठ के रोने लगता है। उसे भी पता है कि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ना ही पैसे हैं और ना ही वो उस आदमी को मना सकता है, यानी उसे जेल जाना पड़ेगा। उसका भाई अब यहाँ पर अकेला रहने वाला है। सुबह सुबह जब वो बाहर बैठा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है एक भेड़िए पे। उसने कई बार पहले भी इस भेड़िए को देखा है। लूकस सोचता है कि अगर वो जेल चला गया और उसका भाई घर में अकेला होगा तो कहीं ये भेड़िया उसके भाई पर हमला ना कर दे। तब वो अपनी बंदूक उठा करके आता है बाहर। वो चाहता है कि उसके जाने के बाद भी उसका भाई सुरक्षित रहे। अब भेड़िया भाग रहा है और लूकस उसके पीछे भाग रहा है ताकि वो उसका काम तमाम कर दे। आधे घंटे तक वो भागते रहता है। एक वक्त के बाद अब लूकस की सांस भी फूलने लगती है। तभी वो देखता है कि भेड़िया रुक गया। वो अपनी बंदूक उठाता है और गोली चला देता है, मगर गोली जाकर के भेड़िए को नहीं बल्कि एक आदमी को लगती है जो अभी अभी यहाँ पर आया था। ये महज एक इत्तेफाक था, मगर गोली आदमी को लग चुकी है और लूकस के सामने ही वो दम तोड़ देता है। जैसे ही ये बात लोगों को पता लगती है लूकस को पेश किया जाता है कोर्ट में। जज यहाँ पर सारी दलीलों को सुनता है। लूकस बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ महज एक हादसा था, मगर जज उसकी बातों को नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हारी कंप्लेन पहले भी आई थी कि तुमने बाजार में एक लड़के को मार करके उसका हाथ तोड़ दिया था, यानी तुम बहुत ही वायलेंट हो, तुम्हें सजा मिल करके रहेगी। जज यहाँ पे कहता है कि अगले 5 दिन में लूकस को लटका के मार दिया जाएगा, क्योंकि मौत की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत ही है। इन बातों को सुनने के बाद लूकस अंदर से टूट जाता है। उसे ये बात पता है कि उसके बाद उसके भाई का कोई ख्याल नहीं रखने वाला और वो कुछ कर भी नहीं सकता। उसे ला करके बंद कर दिया जाता है हवालात में। कुछ समय के बाद यहाँ पर एक महिला आती है जो जज से लेकर के जूरी तक सारे लोगों से आग्रह करती है कि वो लोग दोबारा इसके बारे में सोचे। लूकस बस एक बच्चा है, उसे ऐसे ना मारा जाए, मगर कोई भी उसकी बातों को नहीं सुनता। तब वो
महिला भी अंदर से टूट जाती है और मिलने आती है लूकस से। तब लूकस को पता लगता है कि ये महिला उसकी आंट है। वो पूरी बात बताती है कि उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली मगर वो किसी का भी मन नहीं बदल पाई। इन सारी बातों को सुनने के बाद लूकस कहता है कि अगर आप मेरी मदद नहीं कर पाई तो मेरे छोटे भाई की मदद करो, मेरे बाद उसका कोई नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप उसकी देखभाल करो। उसकी आंट कहती है कि मैं खुद अपना ध्यान नहीं रख पाती और मैं बूढ़ी भी हो चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे भाई का ध्यान रख पाऊंगी, मैं जो कर सकती थी मैंने पहले ही कर दिया है। इतना कह के वो चली जाती है यहाँ से। लूकस की अब आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। कुछ समय के बाद आधी रात में हम एक आदमी को देखते हैं। हर तरफ यहाँ पे सन्नाटा है। वो चुपके से यहाँ पे आता है और अपनी बंदूक बाहर निकालता है। हवालात में जो भी उसके सामने आता है वो मार गिराता है उसे और अंत में पहुंचता है लूकस के पास। लूकस भी उसे देख करके डर रहा है कि इस आदमी ने सबको मार दिया, कहीं वो उसे भी ना मार दे। वो आदमी कहता है कि मेरे साथ चलो, मगर लूकस मना कर देता है। तब वो उसे बेहोश करके लेकर के भागने लगता है यहाँ से। वो रात भर घोड़े पे लेकर के उसे दूर जाता है। सुबह सुबह जैसे ही लूकस की आंख खुलती है वो इस आदमी को देख करके डर जाता है और कहता है कि तुम कौन हो और मुझे लेकर के क्यों आए हो जेल से बाहर? मैं जेल से भागना नहीं चाहता था। ये आदमी इन बातों का कोई जवाब नहीं देता और पानी का थैला रख देता है उसके सामने। लूकस को सच में प्यास लगी है। वो पानी पीता है और कहता है कि मेरा छोटा भाई घर पे अकेला है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। तब आदमी कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम एक भगौड़े हो अब जो जेल से भागा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल पहले की तरह है कि तुम वापस अपने घर चले जाओगे और अपने भाई की देखभाल करोगे? ऐसा नहीं होने वाला है। तब लूकस भड़क जाता है और कहता है कि मैं जेल से कभी नहीं भागने वाला था, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। वो आदमी कहता है कि कम से कम तुम्हारे पास अब जिंदगी तो है। लूकस को भी इस बात का एहसास होता है कि अगर वो और जिंदा रहा तो कहीं थोड़े समय के बाद अपने भाई से भी मिल सकता है। ये लोग यहाँ से दूर जाना शुरू कर देते हैं मगर लूकस बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है कि तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो, मगर ये आदमी कुछ नहीं बताता। कुछ समय के बाद जब लूकस देखता है कि वो आदमी दूर है और उसकी बंदूक घोड़े के पास है, तब वो बंदूक को उठा करके तान देता है इस आदमी पे और कहता है कि अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों बचाया। तब हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम है हार्लैंड। हार्लैंड कहता है कि मैं तुम्हारा दादा हूँ। इस बात को सुनने के बाद लूकस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ने हमेशा कहा था कि बहुत समय पहले मेरे दादाजी की मौत हो गई है, तुम मेरे दादा नहीं हो सकते। इसी बीच हार्लैंड उससे बंदूक छीन लेता है और कहता है कि दोबारा कभी भी मेरे ऊपर बंदूक मत तानना, वरना तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं क्या करूंगा। अगर तुम मेरे पोते हुए फिर भी मैं तुम्हें मार दूंगा। अब लूकस शांत हो जाता है। अगली सुबह जब ये लोग सो रहे होते हैं तब लूकस की आंख जल्दी खुल जाती है। वो देखता है कि हार्लैंड सो रहा है। तब वो भागना शुरू कर देता है। बहुत देर तक भागने के बाद वो चला आता है एक नदी के पास। तभी पीछे से हार्लैंड आता है उसके पास और कहता है कि तुम सच में एक अनाड़ी हो, जरा अपनी नजर घुमा करके दूर दूर तक देखो, तुम्हें कहीं कुछ नजर आ रहा है? तुम्हें यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आएगा, तुम यहाँ भटक जाओगे और एक वक्त के बाद भूख प्यास से तुम्हारी मौत हो जाएगी या फिर तुम्हें कोई शेरिफ पकड़ लेगा। सारे लोग तुम्हारी तलाश में हैं। जैसे ही वो तुम्हें पहचानेंगे यहीं पर लटका करके मार देंगे। तो अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं आगे आगे चलूंगा और तुम मेरे पीछे पीछे चलो, तभी कहीं तुम जिंदा रह सकते हो। अब ये चॉइस तुम्हारी है। दोबारा भागने की कोशिश मत करना अगर तुम मेरे पीछे आए तो। लूकस भी इस बात को समझ जाता है और पीछे चलने लगता है हार्लैंड के। कई दिनों तक ये लोग ऐसे ही भटकते रहते हैं। फिर इनका सामना होता है दो शिकारियों से। शिकारियों से जब ये बात करते हैं तब इन्हें एहसास होता है कि शायद ये अच्छे लोग हैं, इनके पास खाना भी है और गर्मा गर्म चाय भी है। ये लोग सिर्फ इनका अच्छे से स्वागत नहीं करते बल्कि कहते हैं कि तुम लोग चाहो तो रात यहाँ पर गुजार सकते हो। तभी लूकस कहता है कि उसे पेशाब करने जाना है। वो चला आता है घर के पीछे। तब उसे दो घोड़े नजर आते हैं जिनमें से एक घोड़े के ऊपर एक लेदर का बैग लगा हुआ है। लूकस को लगता है कि अंदर कुछ मीठा होगा खाने के लिए। वो तुरंत हाथ डालता है और उसे कुकीज मिल भी जाती है, मगर खाते समय वो देखता है कि अंदर एक पोस्टर भी है। पोस्टर देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इस पे वांटेड लिखा है और फोटो लगी है लूकस और हार्लैंड की। इनके ऊपर $1000 का इनाम है। पर लूकस कुछ कर पाता उससे पहले एक आदमी आकर के उसके सर पे पिस्टल तान देता है। लूकस बहुत ही बुरी तरीके से डरा हुआ है। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो। वो आदमी कहता है कि मुझे तुम्हारे सर पे रखा हुआ इनाम चाहिए, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले हार्लैंड आकर के चाकू तान देता है उसके गले पे और कहता है कि पिस्टल मुझे दो। तभी यहाँ पर गोलीबारी की शुरुआत हो जाती है और हार्लैंड मार देता है उन दोनों को। लूकस ने पहली बार इतने करीब से देखा है किसी को मरते हुए। उसकी हालत खराब हो जाती है। लूकस कहता है कि मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहता कि मैं भागता रहूं और जो भी मेरे पीछे है उसे लोग मारते रहें। मुझे एक शांति और सुकून की जिंदगी चाहिए। हार्लैंड कहता है कि तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो तुम्हारे साथ हुआ है उसके बाद तुम्हारी जिंदगी अब साधारण नहीं रह गई। तुम्हें इन चीजों से गुजरना पड़ेगा क्योंकि हम सब ऐसे ही गुजरे हैं जिसने भी अपनी जिंदगी में कुछ गलत किया है। इन बातों को सुनने के बाद लूकस थोड़ी देर के लिए शांत होता है और दोबारा पीछे पीछे चलने लगता है हार्लैंड के। कुछ समय के बाद ये लोग आते हैं एक छोटे से टाउन में। लूकस खुश हो जाता है क्योंकि उसने अपने छोटे भाई के लिए एक लेटर लिखा है। जैसे ही वो लेटर को निकालता है हार्लैंड उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम सच में बेवकूफ हो। क्या तुम ये लेटर अपने भाई के पास भेजने वाले हो? जैसे ये लेटर वहाँ पे पहुंचेगा सैकड़ों लोग तुम्हारे पीछे आएंगे क्योंकि तुम्हारे सर पे इनाम है, वो भी $1000 का। तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतना कहने के बाद वो लेटर को छीन लेता है और चला जाता है राशन लेने के लिए। तभी लूकस देखता है कि टाउन के सारे लोग एक जगह पे
इकट्ठा हो रहे हैं, तब वो भी चला जाता है देखने के लिए। यहाँ आने के बाद वो देखता है कि एक आदमी को लटका करके मारा जा रहा है क्योंकि उसने कुछ गलत किया था। तब उसे इस बात का आभास होता है कि उसके साथ भी यही होने वाला है। वो अपने आप को देखने लगता है उस क्रिमिनल में कि इसे भी ऐसे ही लटका करके मारा जाएगा। लूकास अंदर से टूट जाता है, उसका पूरा का पूरा शरीर कांप रहा है। दूसरी तरफ हम हार्लैंड को देखते हैं जो राशन लेता है और उसके साथ साथ एक कुत्ते को भी उठाता है यहाँ से। अब सारी बातें लूकास को समझ में आ चुकी हैं। इस बार जब वो हार्लैंड के साथ आता है तो बड़ी ही नरमी से पेश आता है। उसे ये बात पता है कि यही वो शख्स है जिसने उसकी जिंदगी बचाई है, वरना वो अब तक मर चुका होता। वो इस बात को भी एक्सेप्ट करता है कि हार्लैंड ही उसके दादाजी हैं। अब वो प्यार से बात करता है और कहता है कि मुझे सर्वाइवल स्किल सीखनी है कि ऐसे जगह पे मैं अपने आप को कैसे बचा करके रखूंगा। उसकी इन सारी चीजों को देखने के बाद कहीं ना कहीं हार्लैंड को भी सुकून मिलता है क्योंकि अब तक वो उससे लड़ रहा था, मगर अब ये लोग एक यूनिट होकर के काम कर रहे हैं। हार्लैंड अपनी पूरी जिंदगी अकेले रहा है। जब वो देखता है कि उसके साथ यहाँ पर लूकास है तब उसे बहुत ही सुकून मिलता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे अपना परिवार मिल गया। वो देखता है कि लूकास दिन भर कुत्ते के साथ खेल रहा है। इस चीज को देखने के बाद हार्लैंड के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आती है। रात में हार्लैंड अपनी पूरी जिंदगी के बारे में बताता है लूकास को। कहता है कि जब मैं जवान था तो बहुत ही खुशहाल था, मेरा एक अच्छा परिवार हुआ करता था, मगर मैंने बैंक से लोन लिया था। बैंक वाले आ गए घर और जमीन को हथियाने के लिए। मैंने पूरी कोशिश की मगर वो नहीं माने। एक वक्त के बाद मेरे अंदर इतना गुस्सा भर गया कि मैंने बैंक मैनेजर को मार दिया और पूरे के पूरे बैंक को आग लगा दी। तब से मैं एक भगौड़ा बन गया और भागने लगा। एक वक्त के बाद मैं नाम बदल करके रहने लगा क्योंकि मैं किसी को भी नहीं मारना चाहता था और सबको लगा कि मेरी मृत्यु हो गई है, मगर कुछ लोगों को पता था कि मैं जिंदा हूँ, जैसे कि तुम्हारी आंट। फिर एक दिन उसने मुझे खत लिखा और बताया कि मेरे पोते की जान खतरे में है, कुछ समय के बाद उसे लटका दिया जाएगा। तब मैंने दोबारा बंदूक उठाई और मैंने तुम्हें बचाया। इन सारी बातों को लूकास बड़े ही ध्यान से सुनता है। वो अपने दादा के दर्द को समझ पा रहा है क्योंकि उसके भी माता पिता नहीं थे और अकेले उसने अपने भाई को पालने की कोशिश की। तो उस असहाय चीज को समझता है कि जब आप कमजोर होते हो और आपको लगता है कि आपकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा तो कैसा महसूस होता है। अगले दिन जब ये लोग निकलते हैं तब इन्हें बीहड़ के बीचों बीच एक घर नजर आता है। ये दोनों सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ समय बिताएंगे, मगर जैसे ये लोग घर के करीब आते हैं अंदर से एक औरत बाहर आती है बंदूक लेकर के। लूकास देखता है कि इस औरत का एक बच्चा भी है, छोटा सा। उसकी उम्र उतनी ही है जितनी उम्र उसके छोटे भाई की थी। उसको अपने भाई की याद आ जाती है। वो जाता है छोटे बच्चे के पास और अपने कुत्ते को उसके हवाले कर देता है। लूकास बहुत ही ज्यादा भावुक हो चुका है और निकल पड़ता है हार्लैंड के साथ, मगर अब धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब हो रही है। हार्लैंड को एहसास होता है कि इसका बुखार बहुत ही तेज हो रहा है। तब वो एक टेम्पररी शेल्टर लेता है और कई दिनों तक उसकी देखभाल करते रहता है ताकि वो ठीक हो जाए। कुछ समय के बाद अब अच्छा महसूस हो रहा है लूकास को। लूकास चला जाता है नदी के किनारे पानी भरने के लिए, मगर पानी लेकर के वो जैसे ही वापस आता है तो देखता है कि कुछ लोग आ गए हैं शेल्टर के बाहर और वो हार्लैंड का नाम चिल्ला रहे हैं। एक वक्त के बाद हार्लैंड अंदर से गोली चलाता है। अब गोलीबारी हो रही है। लूकास को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और कैसे अपने दादा की जान बचाए। हार्लैंड उन पर गोलियां चलाते रहता है और एक वक्त के बाद वो लूकास पर चिल्ला करके कहता है कि भागना शुरू करो यहाँ से। लूकास को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब हार्लैंड उसके पास आता है और एक गोली आकर के लग जाती है उसे। ये दोनों भागने लगते हैं। एक वक्त के बाद बाउंटी हंटर्स पीछा छोड़ देते हैं इनका और ये दूर आ चुके हैं। हार्लैंड की हालत खराब है, मगर वो लूकास के सामने अपने जख्मों को नहीं देखता कि कहीं लूकास पैनिक करने लगेगा। वो लूकास को कहता है कि ये बस एक छोटा सा जख्म है, मगर सबसे बड़ी इनके लिए दिक्कत ये है कि इनका सारा सामान वहीं छूट गया जिसमें राशन था और दवाइयाँ थी। अब इनके पास कुछ भी नहीं है और हार्लैंड की हालत खराब हो रही है। सुबह सुबह जब हार्लैंड सो रहा होता है तब उसकी बंदूक लेकर के लूकास निकल जाता है शिकार पे ताकि वो किसी खरगोश को मार करके लाए ताकि हार्लैंड के पास खाना हो। मगर बीच रास्ते में उसे नेटिव अमेरिकन घेर लेते हैं। वो उसके इर्द गिर्द घोड़ा घुमा रहे हैं। तब लूकास उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो एक बच्चा है और बस एक खरगोश को मारने आया था, मगर ये लोग उसकी भाषा नहीं समझते। तभी हार्लैंड उठ करके खड़ा हो जाता है। वो अपनी बंदूक लेकर के इंतजार कर रहा है कि अगर नेटिव अमेरिकन ने हमला किया उसके पोते पे तब वो सबको मार देगा, मगर लूकास बहुत ही होशियार है। एक वक्त के बाद वो अपने घुटने पे बैठ जाता है और बंदूक को आगे कर देता है। आगे करने के बाद कहता है कि मुझे बंदूक के बदले तुम लोगों का घोड़ा चाहिए। वो घोड़े की तरफ इशारा करता है। एक नेटिव अमेरिकन जैसे ही बंदूक को चेक करता है उसे एहसास होता है कि ये बंदूक कीमती है। वो एक घोड़ा दे करके चला जाता है यहाँ से। इस चीज को देखने के बाद अब हार्लैंड बहुत खुश है कि लूकास बहुत ही होशियार हो गया है और वो सर्वाइवल स्किल को अच्छे तरीके से समझ रहा है। ये दोनों घोड़े पे सवार होते हैं और चले आते हैं पास वाले टाउन में। यहाँ आते ही लूकास सबसे पहले हार्लैंड को भेज देता है एक शेल्टर में और खुद आने लगता है एक फार्मेसी में दवाइयाँ लेने के लिए। मगर शेल्टर में लोगों ने हार्लैंड को पहचान लिया है। यहीं पर एक शेरिफ भी होता है जो हार्लैंड को देख करके कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से लेकर के जाऊंगा। तभी कुछ बाउंटी हंटर्स चले आते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, इसके सर के ऊपर $1000 का इनाम है और हम यहाँ पर पहले आए थे, तो जो पहले आएगा वो इसे मारेगा और इनाम भी उसी का होगा। शेरिफ कहता है कि तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। मैं शेरिफ हूँ और कानून के लिए काम करता हूँ। कानून से ऊपर कोई नहीं है, न तुम न मैं। इस बात को सुनने के बाद वो लोग गोलियां चलाने लगते हैं
अब शेरिफ और बाउंटी हंटर्स के बीच लड़ाई हो रही है। ये गोलीबारी बहुत देर तक चलती रहती है। हार्लैंड इसका फायदा उठा करके भाग के चला आता है बाहर, और बाहर आते ही वो लूकस का नाम चिल्लाता है ताकि वो लोग यहाँ से भाग सके। लूकस के आने के बाद ये दोनों भागने लगते हैं, मगर बाउंटी हंटर्स इनका पीछा कर रहे हैं। कुछ समय के बाद हार्लैंड को एहसास होता है कि वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता, उसे अब लूकस को भगाना पड़ेगा। वो नीचे आकर के छुपता है और लूकस को कहता है कि यहाँ से सीधे भागना शुरू करो, तुम मैक्सिको पहुंच जाओगे। यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। मैंने तुम्हारी आंट को पहले ही बोल दिया था कि वो तुम्हारे भाई को लेकर के मैक्सिको पहुंचे। वहाँ तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा, वहाँ तुम अच्छी जिंदगी बिता पाओगे, वहाँ तुम कोई भगौड़े नहीं हो। मगर लूकस कहता है कि मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पर एक बाउंटी हंटर आ जाता है और वो आते ही बंदूक तान देता है लूकस पे और हार्लैंड को कहता है कि अपनी बंदूक को नीचे फेंको। अपने पोते की जान बचाने के लिए हार्लैंड बंदूक नीचे फेंक देता है, मगर बाउंटी हंटर कुछ कर पाता उससे पहले शेरिफ आ जाता है और बाउंटी हंटर पे बंदूक तान करके कहता है कि अपनी बंदूक को नीचे फेंक दो। मगर हार्लैंड इस बात को जानता है कि ये बाउंटी हंटर नहीं मानेगा, तब वो सीधा शूट कर देता है उसे। मगर मरते मरते बाउंटी हंटर ने गोली चला दी है, जो गोली जाकर के लगी है शेरिफ को। वो जमीन पे गिरा हुआ है। तब हार्लैंड जाता है शेरिफ के पास और उसके ऊपर बंदूक तान देता है। उसे कहता है कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे पोते को हाथ नहीं लगाओगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा टाउन की तरफ और मेरा पोता यहाँ से निकल जाएगा। शेरिफ मान जाता है, मगर लूकस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। हार्लैंड कहता है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, जाओ और अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताओ। मैं ऐसे भी चंद दिनों का मेहमान हूँ। मैं ना ही अच्छा पिता बन पाया और ना ही अच्छा दादा। कम से कम मरते मरते मुझे एक अच्छा काम करने दो। मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत मेरे परिवार के लिए हो। इन बातों को सुनने के बाद लूकस उसे गले से लगा लेता है और हार्लैंड उसे भेज देता है मैक्सिको की तरफ और खुद चला आता है वो शेरिफ के साथ। जैसे ही वो टाउन में आता है, उसके बीमार होने के बावजूद उसे लटका के मार दिया जाता है। दूसरी तरफ लूकस अब जैसे ही मैक्सिको पहुंचता है, उसकी मुलाकात होती है आंट से। आंट उसे लेकर के जाती है उसके छोटे भाई के पास, यानी फिर से ये दोनों भाई अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। यहाँ इनके पीछे कोई नहीं आने वाला। लूकस को हमेशा लगता था कि उसका दुनिया में कोई नहीं है, मगर अब उसे पता है कि उसके दादा ने उसकी जान बचाई और वो मेमोरी पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगी। उसके दादा ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सिखाया है। फिर इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।